स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं हमारा एक खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। आज सबसे पहले इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे निकाय के रण में सपा बसपा के मुस्लिम कार्ड की। फिर चलेंगे कर्नाटक, जहां सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने कर्नाटक जा रहे हैं। उसके बाद चलेंगे उत्तराखंड, जहां 4 धाम यात्रा पर। फिर करेंगे बात असद एनकाउंटर के सीन रिक्रिएशन की। और आखिर में दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के दंगल पार्ट 2 की। तो शुरू करते हैं एक खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब प्रचार अभियान तेज होने लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी और बीएसपी के फैसलों को लेकर हो रही है। सपा ने मेयर पद के लिए 4 मुस्लिम और बीएसपी ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। आपको बता दें, सपा ने अपनी सभी 17 मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने 4 मुस्लिम को मेयर का टिकट दिया है। सपा ने फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, सहारनपुर से नूर हसन मलिक, अलीगढ़ से जमीर उल खा और मुरादाबाद से सैयद रईस उद्दीन को मेयर का उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर पार्टी ने केवल एक यादव को टिकट अपने कोर वोटर्स के साथ अन्य जातिगत समीकरणों को जोड़ने पर जोर दिया। पार्टी ने केवल गाजियाबाद से यादव के मेयर का टिकट दिया है। तो नामांकन खत्म हो चुका है, प्रचार शुरू हो चुका है। विपक्ष ने मुस्लिम कार्ड खेला है। सपा के 4, बीएसपी के 11 प्रत्याशी हैं। जातिगत समीकरणों की अगर बात की जाए तो उस पर जोर दिया गया है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक हैं, इलेक्शन की डेट नजदीक आ रही है, उतना ही तेज अभियान होता जा रहा है। और जातिगत समीकरण को देखकर विपक्ष ने जो आगे नाम बढ़ाए हैं उस पर है। नामांकन खत्म हो चुका है और प्रचार शुरू हो गया है। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं प्रदेश में। और इस विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चंदन वर्मा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंदन, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, विपक्ष ने भी नामांकन के बाद अपना रण में स्टार्ट कर दिया है। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जगह जगह प्रचार किया जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर। और जो नाम उतारे हैं उन्होंने भी मुस्लिम कार्ड खेला है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी दल हैं वो अपने अपने मैदानों को उतर रहे हैं और लगातार जनता है उसके लिए है। और अगर देखिए मुस्लिमों की बात करी जाए तो अगर जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी है उसमें अपने कई कैंडिडेट जहाँ पर मुस्लिम बहुमत देख रहे हैं तो वहाँ उनकी कैसे सारा यानी मुस्लिम। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो समीकरण है उसको देखते हुए ये एक बड़ा वो किया है, बड़ा एक वो किया है जो कैंडिडेट है यानी जो प्रत्याशी है उस हिसाब से उन्होंने जो है अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया है और लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं और जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर बिल्कुल तैयारियां जोरों पर चल रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, नामांकन खत्म हो चुका है, चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। किस प्रकार से चुनाव रफ्तार देखी जा रही है और इलाके में किस प्रकार की गर्मियां देखी जा रही हैं? मतलब किस प्रकार से चुनाव इलेक्शंस काफी तेजी पर जोर पकड़ रहा है प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है नगर निकाय चुनाव की कमान संभाले हुए, उनके नेतृत्व में बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही। जिस तरह से आज वो पहले रायबरेली पहुंचे थे, जीआईसी ग्राउंड में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद वो उन्नाव गए और आज राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर एक बड़ी जनसभा है जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहाँ की जनता से मिलेंगे और वहाँ के प्रत्याशी से मिलेंगे। साथ ही साथ जो वहाँ की जनता है उसको भी संबोधित करने का काम करेंगे और साथ ही जो उनके संकल्प पत्र में और जो साथ ही जो उनके मुद्दे हैं उसको भी लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता से लगातार उनकी जो बातचीत है वो हो रही है। जनता से अपील करेंगे वोट की और जो उनके प्रत्याशी उनको भी जीत दर्ज कराने की एक अपील हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा जानकारी देने के लिए।
बीजेपी ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को तेज कर दिया है। इस हफ्ते कई बड़े राष्ट्रीय नेताओं का कर्नाटक दौरा होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक वे 26 अप्रैल को राज्य की अपनी यात्रा के दौरान मांड्या और विजयपुर में प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह 8 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और बुधवार सुबह 10:30 बजे मैसूर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से मांड्या पहुंचेंगे, जहां वे पार्टी उम्मीदवार अशोक जयराम के लिए एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। कर्नाटक का किंग कौन हो, इस बात का जिक्र हो रहा है और बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार तेज कर रही है। हमारे साथ इस विषय पर नितिन चौधरी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, देखा जाए कर्नाटक में भी चुनावी संग्राम जोरों पर है। इलेक्शन बिल्कुल आने वाले हैं, डेट पास आने वाली है और पार्टियां काफी सक्रिय हो गई हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी है और योगी आदित्यनाथ वहां पर प्रचार करने के लिए जाएंगे। किस प्रकार की तैयारी और प्रदेश में किस प्रकार का माहौल है? देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो चुनावों को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां कर्नाटक पहुंचे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार किया, अपने प्रत्याशियों के लिए ना वोट मांगी। कहा है कि अब की बार कर्नाटक में जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, वो भी जो है कल अपने दौरे पर रहेंगे कर्नाटक के। वहाँ पर जाकर मांड्या में प्रचार करेंगे, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, कंटिन्यू वोट जाएंगे, प्रचार करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद बात की जाए तमाम जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, तो उसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले सामने आया था। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के एक हिंदुत्व का चेहरा है, हिंदुत्व के चेहरे पे जो है वोट सबसे ज़्यादा दी जाती है। तो इसलिए स्वयं योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक के दौरे पे, कल कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे, वो मांड्या के दौरे पर रहेंगे। वहाँ पर उस प्रत्याशी के लिए वोट मांगी जाएगी। तमाम प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं, तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे योगी आदित्यनाथ जाके। आज डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक, वो भी कर्नाटक के दौरे पे, उन्होंने भी जो है 200 विधानसभा में जाके जो है चुनाव प्रचार किया और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को लुभाने का बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी अगली बार भी कर्नाटक में अपनी पार्टी बनाने जा रही है। जी बिल्कुल, मतलब भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कल योगी आदित्यनाथ जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और देखा जा रहा है कि उनके बड़े बड़े स्टार प्रचारक प्रदेश में जा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। क्या क्या मतलब जनता के बीच में बातें रखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिससे वोटों का रुझान अपनी तरफ खींचा जा सके? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कर्नाटक में जो चुनाव प्रचारों की, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, तो उसको देखते भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने मुद्दे गिनाए थे। बिजली हो, पानी हो, या स्कूल की समस्या हो, या किसानों की जो समस्या है, उस समस्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात कही थी और कहा था कि जिस तरीके से पिछली सरकारों ने अब तक यहाँ कार्य नहीं किया है, उस कार्य को जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वहाँ पर उतारे गए हैं, वो कार्य प्रत्याशी जो है काम करेंगे। अगली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है, खुद डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा है इस बात को। और उसी के बाद में योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर जा रहे हैं और तमाम बड़े बड़े जो मुद्दे यहाँ पर गिनाए जाते हैं, जो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं मुद्दों को देखते, चाहे स्कूल की बात की जाए या रोजगार की बात की जाए या बिजली पानी की बात की जाए या तमाम ऐसी चीज़ें हैं इसको गाँव में जो सुविधाएं नहीं पहुँचती। किसान की सबसे बड़ी समस्या रहती है। किसानों को देखते हो तो किसानों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को लुभाने का काम भी अभी से कर दिया और कहा है कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले किसानों का कार्य करेगी, स्कूलों पर कार्य करेगी, जो बच्चों को शिक्षा की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, पानी बिजली को लेकर भी बात की जाती है। तमाम बड़े बड़े जो मुद्दे यहाँ पर गिनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उन सब पे जो है कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़े उतरेगी। जी शुक्रिया नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार को दर्शन के लिए खोल दिए गए। केदारनाथ मंदिर के कपाट पूरी विधि विधान के साथ खोले गए। इस दौरान मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंदिर के कपाट जिस वक्त खोले गए उस समय वहां करीब 8,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। हालांकि मौसम खराब रहने की आशंका के मद्देनजर सोमवार को श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। हालांकि जब मंगलवार की सुबह मंदिर के कपाट खोले तो वहां करीब 8,000 के आसपास श्रद्धालु मौजूद थे। इस दौरान मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे।
के- केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुश नजर आ रहे हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और आज श्रद्धालुओं में काफी खुशी देखी जा रही है और काफी श्रद्धालु दर्शन कर भी चुके हैं। भक्ति का सैलाब वहां पर उमड़ा पड़ा है। देश और विदेश के दूर दूर इलाकों से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और केदार बाबा के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट अब से कुछ देर में खुलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो केदारनाथ धाम का जो पूर्वी द्वार है जहां से डोली प्रवेश करेगी वो द्वार यहां पर खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये केदारनाथ धाम का पूर्वी द्वार है जहां पर जो मंदिर के पुजारी हैं रावल भीमाशंकर लिंग, वो इसके अलावा जो मुख्य पुजारी हैं जो हकदारी हैं जो तीन पुरोहित यहाँ के उनके और जिला प्रशासन की निगरानी में उस द्वार को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक चाबी जिला प्रशासन के पास होती है। जब शीतकाल में धाम के कपाट बंद होते हैं तो एक चाबी जिला प्रशासन के पास और एक चाबी रावल के पास यहाँ पर होती है। जब दोनों ही चाबियां मिलते हैं तो उसके बाद एक कपाट यहाँ पर खुलता है। आप देख सकते हैं कि कपाट यहाँ पर पूर्व दिशा के जो कपाट है केदारनाथ धाम के वो यहाँ पर खुल चुके हैं। और अब ये कह सकता है कि विधि विधान के साथ पहले पूजा अर्चना हुई, उसके बाद धाम के कपाट यहाँ पर खुले, इसके बाद डोली प्रवेश अंदर होगी और धाम के जो कपाट खुलने की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर विधिवत रूप से शुरू हो चुकी है। आर्मी का जो ग्रेनेड बैंड है यहाँ पर है, ग्रेनेड ब्रिगेड का जो बैंड है उसकी धुन यहाँ पर चल रही है, रंगबीन की धुन यहाँ पर चल रही है। श्रद्धालुओं के जय जयकारों के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और सभी लोग बाबा केदारनाथ धाम के उन दर्शनों के लिए लालायित हैं। और अब से कुछ देर बाद जो दक्षिण दिशा का जो द्वार है, जो मुख्य द्वार मंदिर का होता है, वो यहाँ पर खुलेगा। वो उस समय राज्यपाल जो उत्तराखंड के हैं मौजूद रहेंगे, धाम के मुख्य पुजारी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और कोशिश सबकी यही है कि जो बाबा केदार के जो धाम हैं, जिन धामों के लिए वो यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, आखिरकार भक्तों की वो मुराद पूरी हो गई। वो समय आ ही गया जब केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल चुके हैं। अगले 6 माह के लिए श्रद्धालु यहीं पर केदारनाथ धाम में अपनी पूजा अर्चना करेंगे, बाबा भोले से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए कहेंगे। केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की प्रक्रिया विधिवत समय पर शुरू हुई। विधि पूजा पुजान के साथ, विधि अनुष्ठान के साथ ये पूजा अर्चना शुरू हुई। केदारनाथ धाम के जो रावल हैं भीमाशंकर लिंग, उनकी तरफ से पूजा अर्चना यहाँ पर की गई। जो पुजारी हैं उमाशंकर लिंग, उनकी तरफ से पूजा की गई। और पहले भैरवनाथ के जो कपाट हैं उनको खोला गया जो मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। और उसके बाद यहाँ पर जो पूर्व दिशा का द्वार है मंदिर का कपाट धाम का जो पूर्व दिशा का द्वार है, पहले उसको विधिवत रूप से खोला गया और उसके बाद दक्षिण दिशा के जो द्वार यानी जो मुख्य द्वार होता है जहाँ से सभी श्रद्धालु यहाँ पर अंदर जाते हैं बाबा भोले के दर्शन करने के लिए, उस द्वार को खोला गया है। अगले 6 माह जो श्रद्धालु होंगे वो यहीं कपाट की अपने दर्शन करेंगे। और इस समय कह सकता है कि जो केदारनाथ धाम का जो प्रांगण है वो भक्तिमय माहौल से यहाँ पर गुंजायमान यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं तो उसमें सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि श्रद्धालु लगातार यही आस यहाँ पर कर रहे थे कि कब वो समय आएगा। आज वो घड़ियां खत्म हो चुकी है, यानी कपाट खुल चुका है और सभी लोग अब भोले के दर्शन यहाँ पे करना चाहते हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि सबसे पहले सब लोग दर्शन करें। उसके लिए बाकायदा प्रशासन ने व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बनाई है, लेकिन वो चीज़ें अब और उतनी दिख नहीं रही है। पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर जुटे हुए हैं, ITBP के जवान सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाने में यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन जो भक्तों का उत्साह है ऐसे में उत्साह उस सब चीज़ों के आगे नजर आता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर धामों में प्रक्रिया शुरू हुई तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब जो दर्शन होंगे अंदर होंगे। अभी मंदिर के अंदर जो मुख्य पुजारी हैं जो रावल हैं वो पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं और उस पूजा अर्चना के रूप में सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जब यहाँ पर VVIP मूवमेंट होगा तब उनके साथ पूजा होगी। पहली पूजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तब से यहाँ पर होगी, लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो कपाट बंद होने से पहले यानी शीतकाल में जब कपाट बंद हुए थे तो जो जोत वहाँ पर जलाई गई थी, अखंड जोत जलाई गई थी, अभी भी वो अंदर जल देगा। जब 6 महीने तक लगातार यानी जब कपाट के बंद धाम के कपाट बंद होते हैं वो जोत जलती रहती है और अब कपाट खुलते समय भी वो जोत जलती है। यूपी पुलिस ने झांसी में गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का एनकाउंटर सीन रिक्रिएट किया है। आपको बता दें असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इसी महीने की 13 तारीख को असद अहमद और गुलाम को यूपी STF ने झांसी में एक मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं झांसी के जिला मजिस्ट्रेट ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इस मुठभेड़ को लेकर सवाल उठाए गए थे। विपक्ष ने STF से लेकर योगी सरकार की मंशा पर
सवाल उठाए थे। असद और गुलाम को पुलिस राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या मामले में तलाश कर रही थी। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। तो वहीं इस मामले में पुलिस गुड्डू बांबाश और अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। असद एनकाउंटर का सीन किया रिक्रिएट। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव झांसी संवाददाता अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, सीन रिकेशन किया गया है वहां पर असद को लेकर, जिस तरह से बताया जा रहा है पूरा, और मुठभेड़ की जांच होगी। क्या कुछ फ्रेश अपडेट है? और 13 अप्रैल को जो हुआ था दोनों का एनकाउंटर, उसको लेकर आज पूरा एक सीन रिकेशन किया गया। 13 अप्रैल को जो एनकाउंटर हुआ है झांसी में, बबीना थाना क्षेत्र में पारीछा डैम है, उसके पास असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ था। ये काफी हाई प्रोफाइल मामला था, जिसमें यूपी एसटीएफ लगातार दोनों का पीछा कर रही थी। दोनों उमेश पाल हत्याकांड में फरार थे। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। 5 लाख का इनाम था। मुखबिर से सूचना उन्हें मिली कि झांसी में चिरगांव के पास उन्हें कहीं देखा गया है। तो मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ टीम यहाँ आई थी। हालांकि लोकल पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एसटीएफ की टीम ने जब इन्हें चिरगांव के पास देखा तो उन्होंने वहां से भागना शुरू किया। एक पारीछा डैम पड़ता है हाईवे के बगल से, उन्होंने भागने की कोशिश की। वहां पे उनकी बाइक फिसल के गिरी। इसके बाद दोनों में मुठभेड़ हुई। पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई और आरोपियों की तरफ से भी फायरिंग हुई। तो उसमें गुलाम और असद दोनों की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद जिनकी बॉडी परिजन प्रयागराज ले गए थे। अब इसमें ये हाई प्रोफाइल मामला था। अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि आरोप लगाए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है। नगर निकाय चुनाव सामने ही है अभी, तो इसके लिए जो विरोधी पार्टी है, विपक्षी है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा अमिताभ यश जो पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने भी 10 से 12 ऐसे पॉइंट बताए थे जो संदिग्ध बताए जा रहे थे। उनका एक मानना था कि ये संदिग्ध पॉइंट है, एनकाउंटर फेक भी हो सकता है। तो प्रदेश सरकार ने एक टीम का गठन किया, जिसे लीड कर रहे हैं पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और पूर्व न्यायाधीश राजीव लोचन मेहरोत्रा। ये टीम आज झांसी आई हुई थी। इनके साथ एफएसएल टीम भी है, जो लगातार साक्ष्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब इसी ये पूरी जांच जब करेंगे, उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे, निष्कर्ष कुछ निकल के आएगा कि क्या एनकाउंटर सही था या उसमें कुछ कमियां थी, संदिग्ध मामला था कुछ। बिल्कुल, आपने बताया कि जांच की जा रही है। एफएसएल टीम वहां पर पहुंच चुकी है और एक टीम बनाई गई है अतुल, जो जांच कर रही है। जांच जिस इलाके में की जा रही है, वहां पर क्या कुछ मतलब प्राइवेसीज कर दी गई हैं? कुछ अलग से वहां पर एरिया बनाया गया है? लोगों को आने जाने की अनुमति वहां पर दी गई है कि नहीं दी गई है? और इलाके के लोग, जिस इलाके में ऐसी घटना हुई थी, जांच हो रही है, उनका क्या रिएक्शन है? ये जो एरिया है जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी, वो आबादी से दूर है थोड़ा। वहां पे जिस समय की ये घटना थी, उस समय पाइपलाइन बिछाई जा रही थी। कुछ एक मजदूर वहां उपस्थित थे जो मौका वारदात पे थे। हालांकि झाड़ियां बहुत ज्यादा है, तो घटना को लाइव नहीं देख पाए। आवाजें जरूर सुनाई देती रही। आज भी उसी जगह पे जब टीम पहुंची है, तो आम पब्लिक को वहां जाने से रोका गया है। मीडिया और जो टीम है और लोकल का जो प्रशासन है, वही लोग वहां पहुंचे हैं। बाकायदा डमी वहां रखी गई, बाइक पुलिसकर्मी लेके गए, वहां बाइक गिराई गई, टीम तैयार की गई। कहां से शूट आउट हुआ था, जो मौके पर अधिकारी थे, उनमें कुछ अधिकारी यहां भी आए हुए जो बता रहे थे कि यहां से फायरिंग शुरू हुई, वहां से विपक्षियों ने फायरिंग शुरू की। पूरी घटना को रिक्रिएट किया गया एक तरीके से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पहलवानों की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें WFI यानी कि भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की याचिका में यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। शुक्रवार तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी करें। पहलवानों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और नरेंद्र हुड्डा ने खंडपीठ के समक्ष याचिका लगाई थी। सिब्बल ने कहा ये पहलवानों का मामला है और वे धरने पर बैठे हैं। 7 महिलाओं ने शिकायत की है और एक नाबालिग भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न को लेकर सिंह के खिलाफ याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने दलील दी है कि कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया।
तो याचिका में यौन जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। 7 महिलाएं ने शिकायत दी है और 1 नाबालिग भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और महिलाएं पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न को लेकर इस मामले पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शिवम सोनी जुड़ चुके हैं। शिवम, देखा जाए महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर और बहुत सी बातें निकल कर आ रही है, जांच की जा रही है। क्या कुछ फ्रेश अपडेट है इस पूरे मामले पर और महिलाएं क्या मांग कर रही हैं? देखिए सुनील, 7 महिला रेसलर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दाखिल की जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इतना समय हो गया, दिल्ली पुलिस कहां थी, अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 3 दिनों से आज तीसरा दिन है सुनील, मंगलवार को जब तमाम रेसलर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो यौन शोषण के आरोप महिला रेसलर्स ने लगाए थे, महिला पहलवानों ने लगाए थे। ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, बीजेपी सांसद हैं, 6 बार सांसद चुने गए हैं बहराइच की कैसरगंज लोकसभा सीट से, लेकिन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब वहीं महिला रेसलर्स के पक्ष में तमाम विपक्षी दल सुनील कूद पड़े हैं, सियासत इसमें हो रही है। मनोहर लाल खट्टर भी कह रहे हैं हालांकि कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो किसान संघ के अध्यक्ष राकेश टिकैत का भी बयान आया कि बीजेपी के लोग अपने लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। बीजेपी की सरकार है केंद्र में, कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। अब तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? 2-3 महीने पुराना मामला है, सवाल तो खड़े होते हैं। तो वहीं शुक्रवार को अब इसमें सुनवाई होगी और शुक्रवार को सुनवाई में तय किया जाएगा कि आगे किस तरह की रणनीति सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई जाती है, किस तरह से शिकंजा कसा जाता है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली पुलिस अपनी सफाई में क्या कहती है, क्योंकि बड़ा सा आरोप तो दिल्ली पुलिस पर भी है ना। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं जब सवाल किया गया मीडिया ने जब सवाल किया गया ब्रजभूषण शरण सिंह से, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें क्या बोले, मामला भाई सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट को तय करना है क्या किया जाना है, क्या किया नहीं किया जाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है सुनील कि आखिरकार अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विनेश फोगाट जो उतरी है जंतर मंतर में और प्रदर्शन कर रही है, विनेश फोगाट कह रही है कि यह आदमी पिछले 12 सालों से शोषण कर रहा है महिला पहलवानों का, महिला खिलाड़ियों का। मतलब 100, 200, 1000 आरोप इस पर लगाए जाए वो भी कम है। इस तरह का बयान विनेश फोगाट का सामने आया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है अब संदेह के घेरे में है। दिलचस्प बात यह है कि आखिरकार क्या होगा ब्रजभूषण शरण सिंह का, क्या उनको सजा का ऐलान होगा, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कार्रवाई की बात कहेगा, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं की, सफाई में दिल्ली पुलिस क्या कहेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आने वाले समय में सामने आएंगे और इसका जवाब भी दिलचस्प होने वाले हैं। शिवम, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई इस पूरे मामले पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या चुप्पी साधे बैठी है? देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके अंदर में सूचना प्रसारण मंत्रालय भी है। अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन इस जांच कमेटी की जो सदस्य थी बबीता फोगाट का सीधा आरोप है सुनील कि जांच रिपोर्ट जब मैंने पढ़ने के लिए मांगी तो किसी जांच कमेटी के सदस्य ने ही वो जांच रिपोर्ट उनके हाथ से छीन ली। यानी कि जो जांच कमेटी गृह मंत्रालय के अंडर में जांच कर रही है सुनील, वो जांच भी निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है। ये बबीता फोगाट ने आरोप लगाया। यानी कि गृह मंत्रालय भी सवालों के घेरे में है कि आखिरकार साहब कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही ब्रजभूषण शरण सिंह पर। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई किए जाने से क्या और भी सफेदपोश लोग हैं जो सामने आएंगे, उनका नाम सामने आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट देने के लिए। और 5 शहर 5 खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।